हेलो फ्रेंड्स, मिल्लत आईएएस में आप सभी का वेलकम है। करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के सेशन में मैं कनीज फातिमा आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हमारा 13वां सेशन है फ्रेंड्स। हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं और जो प्लीज़ नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में हमें अपने सजेशंस ज़रूर दें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखें, इससे अच्छे बेसिक और करंट से जोड़कर उनको क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। आइए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है, वृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बोला जा रहा है फ्रेंड्स, जो बिल्कुल नॉर्मल है और बेसिक क्वेश्चन है। कोरियोलिस बल की मौजूदगी। दूसरा है, ऊर्ध्वाधर वायु कर्तन का क्षीण होना, डिक्रीज करना, कम करना। समुद्री तल तंत्र का ऊपरी अपसरण मतलब डाइवर्जन, इधर से उधर मतलब डाइवर्जन हो जाना। उपयुक्त में से कौन सी दशाएं देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति एवं विकास का कारण बनती है? केवल 1 2 3 2 3 4 1 4 1 2 3 4। हमें बताना है किस कारण से चक्रवात आते हैं। तो ये हमारे चारों ऑप्शंस बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ये चारों ही कारण होते हैं चक्रवात की उत्पत्ति एवं विकास के। तो देखिए हमारा ऑप्शन डी है बिल्कुल सही। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा किसके बीच और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात होते हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये दोनों के बीच में होता है। यह साधारणतः अप्रैल से नवंबर के बीच, और ये कब आता है? अप्रैल से नवंबर के बीच। वृहद समुद्री सतह जहां तापमान देखिए 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। कोरियोलिस बल का होना, ये जब जो हमारी पृथ्वी जो हमारी घूमती है, घूर्णन करती है, उसकी वजह से कोरियोलिस बल काम करता है, जो अपना उत्तर में और दक्षिण में अपनी दिशा को, पवनों की दिशाएं बदल जाती है। वही है कोरियोलिस बल का होना। ऊर्ध्वाधर वायु कर्तन वर्टिकल विंड शेयर का क्षीण होना, यह डिक्रीज करते जाता है। समुद्री तल तंत्र का ऊपरी अपसरण आदि इनकी उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। ऐसा जब भी होगा तो जो चक्रवात आते हैं वो आते रहेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD विश्व भर में स्थापित 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर RSMCs में से एक है। जो दुनिया में 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र है, उनमें से हमारा भारत का IMD भी एक है। याद रखेंगे फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त IMD 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स TCWCs, जिन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित एडवाइजरी का एवं नाम जारी करने का कार्य दिया जाता है, में से भी एक है। ये देखिए दोनों का मेंबर है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये एक्स्ट्रा है नॉलेज आपके लिए। दोनों का मेंबर है हमारा IMD। विश्व भर में जो 6 RSMCs हैं उनमें से एक है, और जो हमारे TCWs मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन के 5 मेंबर है क्षेत्रीय, उनमें भी एक हमारा IMD है। तो ये हम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 वन लाइनर है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग ILO कहते हैं, की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? ये हमें बताना है। वेना कन्वेंशन, इज दैट मीन जेनेवा। पेरिस संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस। वर्साई संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइज। और मॉस्को संधि, ट्रीटी ऑफ मॉस्को। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, वन लाइनर है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के संदर्भ में किया गया था। देखिए ये सी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध, देखिए प्रथम विश्व विश्व युद्ध के पश्चात वर्ष 1990 में वर्साई संधि, देखिए कब हुआ फ्रेंड्स? 1919 के तहत की गई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया था ये। तो इसका मुख्यालय जेनेवा, देखिए फ्रेंड्स, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संस्था, इस चक्कर में गलती ना हो जाए कि स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका हेड ऑफिस है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संधि के थ्रू हुआ था, तो वो जेनेवा कन्वेंशन हो जाएगा, ये गलत है। तो डिफरेंशिएट करना जरूरी है फ्रेंड्स। यह संस्था वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के अधिकारों को प्रोत्साहित करने और श्रम तथा रोजगार से जुड़े मुद्दों पर संवाद स्थापित
आदि क्षेत्रों में कार्य करती है। लेबर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन या फिर सारे प्रॉब्लम्स की देखरेख करती है फ्रेंड्स, ये वर्साई संधि के अनुसार होता है। वर्ष 1969 में आईएलओ को विश्व के देशों के बीच बंधुत्व और शांति को बढ़ावा देने, श्रमिकों के हितों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने तथा विकासशील देशों को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में विश्व के 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं और हम लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स कि इंडिया भी इसका मेंबर है, वो भी जब फाउंडिंग मेंबर हम लोग एक तरह से कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये वो होता है, अच्छा पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? NIP में अवसंरचना सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। भारत की आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए 10 वर्षीय योजना विकसित की जाएगी। NIP में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। NIP के कार्यान्वयन में केंद्र और राज्यों के इसकी लगभग समान हिस्सेदारी होगी। हमें बता रहे हैं कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए ये बी नंबर जो है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 10 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे 5 वर्ष होगा, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से स्टार्ट होकर 2024-25 चलेगा और हर साल टास्क फोर्स बनाई जाएगी इस काम को देखने के लिए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वो होता है फ्रेंड्स, ना कि ये किसी पाइपलाइन का बात कर रहा है। ये उस पाइपलाइन कि कहीं अगर रोड सड़क परिवहन या सड़क अवसंरचना हो रही है, कहीं पार्क बन रहे हैं, कहीं पर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है फ्रेंड्स, उन सब को, कहीं जल शक्ति पर काम किया जा रहा है, इस तरह के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरिंग के काम होते हैं उन सब को एक साथ लाना पाइपलाइन कहलाता है, ना कि किसी पाइप की बात ये कर रहा है। तो हम लोग ये याद रखेंगे, सारे संरचनाओं को जितने भी विकास के लिए काम किए जा रहे हैं उन सभी को एक जगह लाना राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इन्हीं सबको एक जगह करके देखा गया है। ये 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसकी जो बुनियादी ढांचा है उसमें 102 लाख करोड़ का खर्च होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब हम लोग याद रखेंगे। आइए देखिए आंसर ये इसका बी है और इसकी व्याख्या आधा से ज्यादा मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अभी देखते हैं राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का विजन अवसंरचना सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप जीवन सुगमता यानी कि ईज ऑफ लिविंग को प्राप्त करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला आपको कि सारे अवसंरचनाओं, सारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरिंग का काम होगा उन सबको एक जगह करके दिखाया जाएगा, तो उससे जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। पता चलेगा कि किस क्षेत्र में क्या काम हुआ है, कि कहाँ पे किस स्कीम पर काम किया जा रहा है, इन सब को देखा जाएगा, जिससे जीवन स्तर की गुणवत्ता को बढ़ेगी और वहाँ के रहन सहन या वहाँ के लोगों की ईज ऑफ लिविंग मतलब सुगमता, जीवन में सुगमता आएगी। ये इस टाइप की बात की गई है। NIP के कार्यान्वयन में केंद्र, देखिए फ्रेंड्स, वो लास्ट ऑप्शन जो था कि केंद्र और राज्यों का लगभग, इसमें 3 हिस्सेदार होंगे, केंद्र, राज्य और प्राइवेट कंपनीज भी होंगी, लेकिन हम केंद्र और राज्य के लगभग समान हिस्सेदारी होगी, बिल्कुल सही है। 39% की हिस्सेदारी होगी फ्रेंड्स, और जो बाकी 22% बचेंगे वो निजी क्षेत्र इन्वेस्ट करेंगे। अगले 5 वर्ष देखिए फ्रेंड्स में मैंने आपको ईयर बता दिया है, यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है। 2019-20 से लेकर 2024-25 और ये 100 लाख है और संरचना की कीमत आधारभूत देखिए, और इसमें जो आधारभूत बुनियादी उसमें 102 लाख करोड़ भी लग सकते हैं, उसका एस्टिमेशन लिया गया है 102 लाख करोड़ का भी। ओके फ्रेंड्स, तो ये गलत हो जाता है थर्ड नंबर, क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ष है सेकेंड ऑप्शन जो था। मेकॉन्ग गंगा सहयोग क्वेश्चन नंबर 4 है, पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पहल को सदस्य देशों के मध्य जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में भारत, चीन सहित 6 आसियान देश इस पहल में शामिल हैं। कौन सा कथन सही है हमें बताना है। 1, 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो देखिए फ्रेंड्स, मेकॉन्ग गंगा सहयोग है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जल से संबंधित हो गया, ये बिल्कुल नहीं है। और वर्तमान में भारत, चीन के सहित 6 सदस्य हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसमें चीन इसका हिस्सेदार नहीं है और भारत के साथ ये 6 नहीं 5 आसियान देश शामिल होंगे। तो ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल
गलत है। आइए हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ऑप्शन गलत है। यह पर्यटन देखिए किस से, जल से ना संबंधित हो गए। पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार, ये 5 क्षेत्र में काम कर रहे हैं। में सहयोग की दिशा में प्रारंभ की गई एक पहल है जिसे वर्ष, और ये आज का नहीं फ्रेंड्स, 20 साल पुराना है। 2000 में लाओस के वियंतियाने, ये नाम याद रखेंगे, में प्रारंभ किया गया था। कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो एक सही नहीं है। मेकॉन्ग गंगा सहयोग में 6 देश, जिसमें देखिए टोटल 6 देश है फ्रेंड्स, भारत और 5 आसियान देश। मैंने बोला टोटल 6 है, वहाँ 6 आसियान देश बोला था। 6 आसियान देश ना होकर 5 आसियान देश है, अर्थात कंबोडिया, भारत के अलावा कौन है फ्रेंड्स? कंबोडिया, लाओस में तो स्टार्टिंग हुआ था वो भी है, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। देखिए चीन इस पहल में शामिल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 वन लाइनर है फ्रेंड्स। केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु निम्नलिखित में से किस जल विवाद प्राधिकरण के पक्ष में है? नर्मदा जल, कावेरी जल, कृष्णा नदी जल, वसुंधरा जल। तो उस दिन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेंड, ये कावेरी जल है। देखिए कावेरी जल क्षेत्र है, और बाकी तीनों के बारे में भी डिस्कस करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, CWMA जिसे हम लोग बोलते हैं, को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। विभिन्न जल विवाद प्राधिकरण और उनके पक्ष, देखिए कौन कौन सा जल विवाद है और उनका पक्ष क्या है। नर्मदा नदी जल विवाद किनके बीच है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। ये 4 स्टेट में डिस्प्यूट चलता रहता है नर्मदा नदी के जल को लेकर। फिर दूसरा है कावेरी जल विवाद, ये केरल जो हमारा क्वेश्चन है, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। हमारे ऑप्शन में 3 है, देखिए यहाँ पर 3 दिया है, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु। इसमें कर्नाटक भी हम लोग शामिल करेंगे। 4 स्टेट में चलता है ये। कृष्णा नदी जल विवाद प्राधिकरण, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा है फ्रेंड्स। वसुंधरा नदी जल विवाद मैंने बताया था आंध्र प्रदेश और ओडिशा में है। ओडिशा में 94% है और 96% है, और आंध्र प्रदेश में 4% है। इस जल का विवाद इस तरह से चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट, पूरा क्वेश्चन काफी लंबा है, लेकिन आपको आंसर करने में बहुत आसानी होगी अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा इस इंसान के बारे में या इस मेडल के बारे में। तो भारत के प्रसिद्ध चित्रकार जिनका संबंध त्रावणकोर राजघराने से है और जिन्होंने बड़ौदा के गायकवाड़ परिवार के लिए भी काम किया है। देखिए 2 परिवारों से इनको जोड़ा जा रहा है। तो पहला अगर थोड़ा सा नॉलेज हो तो ये पहला यहीं पर स्टेटमेंट बन जाता है कि किसके बारे बोला गया है। देखते हैं आगे। इन्हें ऑयल पेंट, देखिए ये चित्रकारी या चित्रकारी से जो लोग संबंधित हैं वो इस बारे में जरूर जानते होंगे कि ऑयल पेंट का उपयोग करने वाले पहले भारतीय कलाकारों में से एक माने जाते हैं ये। इन्होंने हिंदू पौराणिक आकृतियों को चित्रित करने के अलावा कई भारतीयों के साथ साथ यूरोपीय लोगों को भी चित्रित किया है। इन्हें वर्ष देखिए 1904 में ब्रिटिश सरकार की ओर से वायसरॉय लॉर्ड कर्जन के द्वारा केसरे हिंद गोल्ड मेडल, मैंने बोला ये अगर याद है तो आप आंसर आसानी से कर लेंगे, किसे दिया गया था 1904 में। और ये एक प्लस पॉइंट है इनका, और ये दूसरा है कि ये 2 परिवारों को मतलब शामिल करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कौन है? ये उपयुक्त चित्रकार कौन है हमें बताना। MF हुसैन, राजा रवि वर्मा, जामिनी रॉय, नंदलाल बोस। तो देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ एक की वजह से ये बाइफर्केट हो जाएगा। ये 2 परिवार को जो शामिल किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ राजा रवि वर्मा ने किया था। ओके, आइए देखते हैं आंसर हम लोग। देखिए ये भी है, राजा रवि वर्मा। त्रावणकोर राजघराने से संबंधित राजा रवि वर्मा, देखिए और ये राजा भी थे, का जन्म वर्ष 1848 में किली मनूर गांव, ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये कहाँ है? केरल में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में राजा रवि वर्मा को त्रावणकोर के तत्कालीन शासक अय्यलम थिरुनल का संरक्षण मिला, उन्होंने सपोर्ट किया। त्रावणकोर कोर के अलावा राजा रवि वर्मा ने अन्य धनी संरक्षक जैसे बड़ौदा के गायकवाड़ के लिए भी काम किया। इन्हें ऑयल पेंट का उपयोग करने वाला भारतीय कलाकारों में से एक माना जाता है। मैंने पहले ही बोला, अगर जो आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट से रिलेटेड है, उनको इंटरेस्ट है तो वो इस बारे में जरूर जानेंगे। हिंदू पौराणिक आकृतियों को चित्रित करने के अलावा
राजा रवि वर्मा ने कई भारतीयों के साथ साथ यूरोपीय लोगों को भी चित्रित किया है। ये बिल्कुल सही है। 1904 में ब्रिटिश सरकार की ओर से वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राजा रवि वर्मा को कैसरे हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। तो ये बिल्कुल सही है। इनके प्रसिद्ध चित्रों में देखिए चांदनी रात में नारी, सुकेशी, श्री कृष्ण, बलराम, रावण और सीता, शांतनु एवं मत्स्यगंधा, शकुंतला का पत्र लेखन, इंद्रजीत की विजय, हरिश्चंद्र, फल बेचने वाली, दमयंती आदि शामिल है। ये सब इनकी रचनाएं हैं। ये देखिए जो चित्र के थ्रू इन्होंने रचना की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन लाइनर है, मैचिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रकृति वेब आधारित डैशबोर्ड है। नूर ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है। पिच ब्लैक अंटार्कटिक क्षेत्र में खोजा गया खनिज पदार्थ है। क्या ये सब सही? ये सब अभी हाल ही में न्यूज में रहे हैं फ्रेंड्स। कौन सा सही है हमें बताना है। तो देखिए प्रकृति ये वेब आधारित डैशबोर्ड है, बिल्कुल सही है। नूर ईरान का पहला सैन्य उपग्रह, ये भी सही है। लेकिन ये जो अंटार्कटिक है फ्रेंड्स ये नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। ओके, तो हमारा 1 और 2 संबंध सही है। आइए देखते हैं ऑप्शन। देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित, ये किसके लिए? कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी। अब कोविड-19 की भी भविष्यवाणी हो रही है फ्रेंड्स, उसी से संबंधित है। प्रकृति, देखिए प्रकृति विकसित किया गया है। इसका पूर्ण रूप क्या है? प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया, प्रकृति का फुल फॉर्म है। यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियां प्रदान करता है, अतः सूक्ष्म एक सुमेलित है। अब 22 अप्रैल 2020 को ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को मध्य रेगिस्तान, देखिए सेंटर डेजर्ट, जिसे फारसी भाषा में दश्त-ए-कावीर जिसे हम लोग बोलते हैं भी कहा जाता है, से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। दूसरा सही है। तीसरा देखिए फ्रेंड्स, पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स से संबंधित है, ये द्वारा आयोजित किया जाता है, ना कि अंटार्कटिक। मैंने बोला ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। जाने वाला एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास है। भारत ने भी इसमें 2018 में भाग लिया था अभ्यास में। इसकी शुरुआत देखिए 1981 से हुई थी और भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2018 में पहली बार इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल शक्ति अभियान का उद्देश्य पेयजल हेतु नल का जल उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल संचयन, संरक्षण और पुनर्भरण गतिविधियों में तेजी लाना है। जल शक्ति अभियान को 1 जुलाई 2019 को प्रारंभ किया गया था। कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है फ्रेंड्स। केवल एक और 2, केवल 3, केवल 2। देखिए फ्रेंड्स ये जो 1 जुलाई 2019 है बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 यही सही है। बाकी देखिए ये जो जल शक्ति अभियान है ये इसका है, इसमें जल संचयन की बात किया जाता है, और जल जीवन मिशन है इसमें पेयजल की बात की जाती है। तो ये वाइसी वर्सा है, इसलिए ये दोनों गलत हो जाते हैं। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन 3 सही है, जो कि ऑप्शन सी सही है जिसमें 3 स्टेटमेंट है, 3rd। देखिए जल शक्ति अभियान का उद्देश्य जल संचयन, संरक्षण और पुनर्भरण गतिविधियों में तेजी लाना है। जैसे मैंने बोला जल शक्ति का ये सब है, और वो हो जाएगा जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024। देखिए फ्रेंड्स ये याद रखेंगे 2024 तक पूरे देश में पेयजल हेतु नल का जल उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है 2000, जो कि दूसरा गलत है, और ये 2024 में है फ्रेंड्स। जल जीवन मिशन और जल शक्ति अभियान दोनों में याद रखेंगे। शक्ति अभियान ये अभियान है पूरे टाइम में, मतलब अभियान है कब चलाया जाता है जब कुछ जिस चीज़ की कमी हो या फिर जिसका संरक्षण करना हो, इस टाइप में हम लोग अभियान चलाते हैं फ्रेंड्स। और ये जल शक्ति मिशन है, ये एक मिशन बनाया गया है, लक्ष्य रखा गया है कि इतने दिनों तक हम लोगों को ये काम पूरा कर लेना है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, नथिंग एल्स। जल शक्ति अभियान को 1 जुलाई 2019 को प्रारंभ किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए जल शक्ति अभियान को शुरू किया गया, ना कि जल मिशन को, तो ये कंफ्यूजन ना करें। निम्नलिखित युग्मों में पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9,
सामरिक पेट्रोल भंडार है और राज्य है। पादूर कहाँ है? कर्नाटक में। चंदीखोल कहाँ है? ओडिशा में। मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। कौन सा सही हमें बताना है। ये सब पेट्रोल भंडार है फ्रेंड्स, और भी पेट्रोल भंडार हैं, लेकिन ये सब क्या सही सुमेलित हमें वो बताना है। केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल एक, सॉरी ऑल 1, 2 एंड 3। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों बिल्कुल सही है। पादूर कर्नाटक में है, चंदीखोल ओडिशा में है और मंगलौर कर्नाटक में है। देखिए फ्रेंड्स, ये डी ऑल आर करेक्ट। भारत के सामरिक तेल के भंडार वर्तमान में देखिए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलौर कर्नाटक, पादूर कर्नाटक में स्थित है। इनके अलावा सरकार ने चंदीखोल ओडिशा और पादूर कर्नाटक में 2 अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित करने की घोषणा की थी। इसमें एक्स्ट्रा हो रहे हैं ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाट्य शास्त्र नामक प्राचीन ग्रंथ कश्मीर के दार्शनिक अभिनव गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ है। भारतीय नृत्य कला को 3 भागों या मतलब शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य एवं जनजातीय नृत्य में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा की गई है। तो कौन सा इसमें गलत है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है हमें ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है सेकंड ऑप्शन ये बिल्कुल भी गलत है। 3 भाग नहीं है, हम भारतीय नृत्य कला को सिर्फ 2 भागों में बांटा जाता है। ये नृत्य दिवस की शुरुआत भारतीय संस्कृति संबंध नहीं है फ्रेंड्स, ये यूनेस्को के एक विभाग के द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो अगर 2 और 3 गलत है तो देखिए हमारा ऑप्शन कहाँ है। तो 2 और 3 अगर गलत है तो 2 और 3 एक साथ हमें इसमें नजर आ रहा है। 1 के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो भी 2 और 3 ऑप्शन यहाँ है, तो ये तीनों ही गलत है, ऐसे 1 भी गलत ही है। देखिए मैं आपको बाइफर्केशन की मेथड भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे साथ रहिए, हमारे सेशन को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल सकें और जो कुछ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बातें हों या जो मुझे आता है वो मैं आपको बता सकूं। भरत मुनि, देखिए फ्रेंड्स, भरत मुनि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा रचित नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर एक प्राचीन ग्रंथ है जो नाटक नृत्य। यहाँ भरत मुनि की बात की गई है फ्रेंड्स, देखिए अभिनव गुप्ता की बात नहीं की गई है। अभिनव गुप्ता जो नाटक नृत्य और संगीत कला आदि का भी स्रोत पुस्तक है, देखिए इन सब से भी संबंधित है। भारतीय नृत्य कलाओं को देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला 2 वर्गों में बांटा जाता है, शास्त्रीय नृत्य और लोक एवं जनजातीय नृत्य। लोक एवं जनजातीय नृत्य एक ही में है फ्रेंड्स, ना कि लोक नृत्य है फिर या अलग से जनजातीय नृत्य है, या दोनों एक ही है। शास्त्रीय नृत्य जहाँ शास्त्र सम्मत एवं शास्त्र अनुशासित होता है, वहीं लोक एवं जनजातीय नृत्य विभिन्न राज्यों के स्थानीय लोक जो होता है वो अपने क्षेत्र से संबंधित होता है फ्रेंड्स, लोकल जिसे हम लोग बोल सकते हैं। स्थानीय एवं जनजातीय समूहों द्वारा संचालित होते हैं और इनका कोई निर्धारित नियम या व्याकरण या अनुशासन नहीं होता है, तो दूसरा भी गलत हो गया। प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल देखिए फ्रेंड्स को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 देखिए यूनेस्को, मैंने बोला यूनेस्को के एक विभाग के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट ऑफ अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी द्वारा की गई थी, ना कि भारतीय संस्कृति द्वारा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह तीनों ऑप्शंस गलत होते हैं, तीनों स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। रोहतांग दर्रा ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य कहाँ है और दर्रे कहाँ है वो बताना है, किससे संबंधित है ये। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लिपू लेक उत्तराखंड में है, पालघाट दर्रा केरल में है। कौन सा सुमेलित है हमें ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1, 2, 1 और 3 केवल 1 उपरोक्त सभी। तो मैंने पहले भी प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुका आपको रोहतांग दर्रा कहाँ है। लिपू लेक के बारे तो अच्छा खासा डिस्कस हुआ है, अगर आप लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं तो आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे। और ये पालघाट दर्रा है जो केरल में है, ये बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ऑप्शन स्टेटमेंट सही है, देखिए ऑल है डी। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में रोहतांग दर्रा हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में 13,058 फीट पर अवस्थित है। कहाँ स्थित है और किस साइड है, कितना है, वो सब दिया हुआ फ्रेंड्स।
रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला पर बना एक पर्वतीय रास्ता है जो मनाली से करीब 51 किलोमीटर दूर है। यह रास्ता कुल्लू घाटी को लाहौल एवं स्पीति से जोड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, यही वो रास्ता है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। अतः एक युग्म सही है। रोहतांग दर्रा द्वारा ही लाहौल स्पीति को जोड़ा जाता है कुल्लू घाटी को। लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। भारत एवं चीन के बीच 3 सीमा व्यापार पॉइंट में से एक है, जबकि अन्य 2 नाथुला यानी कि सिक्किम और शिप्कीला यानी कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। जो हम लोग फिंगर 8 बोलते हैं फ्रेंड्स, उसकी बात ये कर रहा है। पालघाट दर्रा 300 मीटर नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट त्रिचूर, देखिए फ्रेंड्स, कोयम्बटूर ईडोर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। इसी दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर और ईडोर की। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे हम लोग CTBT कहते हैं। CTBT मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ओके, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संधि CTBT किसी भी जगह पृथ्वी की सतह पर, वायुमंडल में, पानी के नीचे और भूमिगत पर परमाणु विस्फोटों पर रोक लगाती है। अगर आपको CTBT का मतलब पता है फ्रेंड्स, तो आप आसान से ये क्वेश्चन कर लेंगे। यह संधि वर्ष 1994 से प्रभावी है। एक मिनट, क्या ये बात है 1994 से प्रभावी है? भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो हमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 and 2, 1 and 3, केवल 2 और उपरोक्त सभी। तो मैंने अभी बोला, अगर आपको CTBT का मतलब पता है, क्योंकि प्रतिबंध कहाँ लगते हैं? किसी चीज को रोकने में। अगर रोकना है तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? परमाणु, यहाँ लिखा हुआ भी है। इससे डायरेक्ट लिंक करके हम बता सकते हैं ये बिल्कुल सही है। और ये भारत इसका मेंबर नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। हस्ताक्षर अभी तक नहीं किया है। इसे मतलब एक तरह से पर्यवेक्षक के रूप में इनवाइट किया जा रहा है कि वो देखरेख कर सकते हैं, लेकिन अभी तक भारत ने उसके लिए हामी नहीं भरी है और हस्ताक्षर तो बिल्कुल भी नहीं किए। और ये है संधि वर्ष, किस वर्ष हुआ था प्रभावी? तो ये 1994 में वार्ता होनी शुरू हुई थी फ्रेंड्स। प्रभावी ये 1996 से हुआ है। ओके, तो 1 and 3 हमारा सही है और 2 गलत है, तो 2 वाले ऑप्शन गलत हो जाते हैं। अगर आपको सिर्फ यही भी पता है कि 1994 में नहीं हुआ था, 1996 में हुआ था, तो भी आप आंसर कर लेंगे। देख फ्रेंड्स, बी है ऑप्शन ए। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT किसी के भी द्वारा किसी भी जगह पृथ्वी की सतह पर, वायुमंडल में, पानी के नीचे और भूमिगत पर परमाणु विस्फोटों पर रोक लगाती है। कथन 1 सही है। वर्ष 1994 से CTBT सहमति बनाने हेतु वार्ता प्रारंभ की गई है, अतः दूसरा सही नहीं है। देखिए, ये वार्ता शुरू की गई थी, 2 बार लिखा गया है, प्रारंभ शुरू की गई थी, ना कि प्रभावी हुआ था। प्रभावी 1996 से हुआ, 2 साल के बाद। ओके फ्रेंड्स, उत्तर कोरिया, देखिए 3 देश हैं जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उत्तर कोरिया, भारत और पाकिस्तान, जिन्होंने अब संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है कि भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कभी कभी समाचारों में नजर आने वाला सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित देशों का व्यावसायिक समूह को, खाद्य सुरक्षा की दिशा में कार्यरत विकासशील देशों के एक समूह को, यमन के एक अलगाववादी समूह को, दक्षिण सूडान में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य मिशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये STC अलगाववाद से संबंधित है, तो सी ऑप्शन उसका सही है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये एक हाउती के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है उससे संबंधित है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रमुख समूहों में से एक है। ये सऊदी किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो वो भी याद रखेंगे, सऊदी अरब, जो हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहा है। तो ये विकल्प हूती याद होगा फ्रेंड्स। हूती जो है अभी सऊदी अरब में उसके सबसे बड़े
ऑयल रिजर्वर बोला जाए, जहां वो तेल स्टॉक करके रखते हैं, वहां पे हमला किया था, तो इसलिए होती न्यूज में थे। तो ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित करने के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के प्रावधानों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित होने पर किसी उद्योग के कर्मचारी हड़ताल का आयोजन नहीं कर सकते हैं। कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है फ्रेंड्स। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन 2B सही होगा, क्योंकि ये ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत नहीं किया जाता है, ये किया जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ओके फ्रेंड्स, ये एक्ट गलत है, 1947 का एक्ट है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, उसके थ्रू किया जाता है। ओके, तो ये गलत हो गया, तो बी हमारा ऑप्शन सही है। आइए देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। केंद्र सरकार ने, और देखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये 19 ईयर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 1947 ओके के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को देखिए 21 अक्टूबर तक 6 माह की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा यानी कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया है। तो कथन एक सही नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करते हुए यदि किसी उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया जाता है, तो उस उद्योग के कर्मचारियों व अधिकारियों को कोई हड़ताल आयोजित नहीं की जा सकती है। अधिकारियों द्वारा कोई हड़ताल आयोजित नहीं की जा सकती। तो कथन 2 बिल्कुल सही है। अगर इसके अंतर्गत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को घोषित किया गया है तो फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 याद रखेंगे। ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, वन लाइनर क्वेश्चन है। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि कौन सा रिपोर्ट कौन जारी करता है, कि संस्था से रिलेटेड है, ये सब हमें थोड़ा पता होना चाहिए। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर नामक रिपोर्ट किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी की जाती है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, ग्लोबल सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये मिलिट्री से संबंधित है तो जरूरी नहीं कि नाटो करेगा, सिक्योरिटी लिखा है तो ये हो सकता है। ये स्टॉकहोम का है फ्रेंड्स, और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट से संबंधित है। देखिए डी इज करेक्ट। ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम कहाँ स्थित है? स्टॉकहोम में स्थित है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक शोध संस्थान द्वारा वार्षिक रूप से जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट है। यह संस्थान युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है। ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में विश्व के विभिन्न देशों के वार्षिक सैन्य खर्च के आंकड़े, देखिए सैन्य खर्च के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है युद्धक सामग्री इक्विपमेंट्स जिसे हम लोग बोलते हैं, हथियार नियंत्रण, निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में, मतलब ये सब में रिसर्च करती है और कितना बजट है, कितना खर्च हुआ है, वो सब पर नजर रखती है, वो सब बताती है। इनफैक्ट वो रिपोर्ट जारी करती है एवरी ईयर। साथ ही इस रिपोर्ट में सैन्य खर्च में वृद्धि के राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े कारकों या तत्वों का अध्ययन कर वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास पर इसके प्रभावों की विवेचना की जाती है। ये सब काम है इसका फ्रेंड्स, याद रखिए, स्टॉकहोम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, लिंगायत संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक संप्रदाय के बारे में बताया गया है। इस संप्रदाय की स्थापना चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री रहे बसवन्ना द्वारा की गई थी। क्या ये बात है? दूसरा है, यह संप्रदाय पुनर्जन्म, मोक्ष एवं मोक्ष के बाद आत्मा के शिव में विलीन होने पर विश्वास करता है। अस्थावरा और जंगम जैसी अवधारणाओं का संबंध लिंगयात संप्रदाय से है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स? ये 6th क्लास की NCERT हिस्ट्री का लेसन है।
तो अगर आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो बेसिक्स क्वेश्चन मैंने बोला बेसिक्स से मिला कर लाया गया है क्वेश्चंस को, तो ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 1, 2 और 3। तो देखिए ये चालुक्य राजा के दरबार में भूपन्ना था, सही बात है। इसमें जो संप्रदाय पुनर्जन्म की बात करता है वो गलत है फ्रेंड्स। और मोक्ष के बाद आत्मा शिव में विलीन हो जाती है, ये सही है, पर पुनर्जन्म की बात नहीं की जाती है लिंगायत संप्रदाय में, तो वो गलत हो जाता है। अब 2 जहाँ गलत है वो गलत हो गया, और 1 मैंने बोल दिया सही है। और स्थावरा या ये दोनों संबंधित है, तो 1 and 3 आर करेक्ट। देखिए ये बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। लिंगायत शिवलिंग को धारण करने वाले संप्रदाय या वीर शैव शिव के नायक जिसे हम लोग बोला जाता है, यहाँ पर मीनिंग है। परंपरा का उद्भव कर्नाटक में 12वीं, ये याद रखेंगे उद्भव कहाँ हुआ है, 12वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ पे जो राजा का नाम दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए चालुक्य राजा ये 12वीं शताब्दी के हैं, तो इससे भी याद रखा जा सकता है। संप्रदाय की स्थापना चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री रहे बसवन्ना द्वारा की गई थी, जो आरंभ में एक जैन मतावलंबी थे। तो ए बिल्कुल सही है कथन 1। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी जाति की अवधारणा और उच्च समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध करती है। मतलब जो कट्टरपंथी या फिर ऊपरी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, इस टाइप के, तो उसकी बात किया जा रहा है, उसका विरोध किया जाता था। संप्रदाय मोक्ष के बाद आत्मा के शिव में विलीन होने में विश्वास करता है फ्रेंड्स, देखिए, किंतु पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। मैंने बोला पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, इस वजह से वो स्टेटमेंट गलत हुआ है। बसवन्ना ने 2 महत्वपूर्ण एवं नवीन अवधारणाएं दी, जिन्हें स्थावरा और जंगम कहा गया है, जिनका अर्थ क्रमशः स्थिर एवं गतिशील, एक रुकना और चलना। ये दोनों 2 वर्ड के मीनिंग है, स्थावरा और जंगम। ये 2 अवधारणाएं उनकी क्रांतिकारी विचारधारा का मुख्य आधार है। इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक सुधारों को प्रशस्त किया है। ये सब काम भी बसवन्ना ने किया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगठन है, रिपोर्ट है, ये मैंने पहले ही बोला, कौन जारी करता है ये हमें देखना होगा फ्रेंड्स। अंकटाड होता है, वो विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है, या खाद्य एवं कृषि अनुसंधान संगठन, जो इसे हम लोग फाओ बोलते हैं, उसके द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है कि ये बात है, हमें ये सब देखना है। तो कौन सा सुमेलित सही है हमें ये बताना है। केवल 1 और 2, 1 और 3, केवल 1, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक, मैंने अभी परसों की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बताया है, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे, उसमें जारी करता है, बिल्कुल सही है। फाओ ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी नहीं करता फ्रेंड्स, तो ये 1 और 2 आर करेक्ट। देखिए ऑप्शन ए आर इज करेक्ट। विश्व निवेश रिपोर्ट, जिसे हम लोग वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड जिसे हम लोग बोलते हैं, द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसे अतिरिक्त अंकटाड द्वारा न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, वस्तु तथा विकास रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वार्षिक व्यापार एवं विकास रिपोर्ट भी जारी की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, तो प्लीज आप कंटेंट याद रखें। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट IMF द्वारा आमतौर पर 1 वर्ष में 2 बार, देखिए मैंने उस दिन बताया था कि साल में 2 बार जारी किए जाते हैं, अर्धवार्षिक है ये। इस रिपोर्ट में समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं जैसे आर्थिक गतिविधि, रोजगार, मुद्रास्फीति, कीमत, मुद्रा, विदेशी मुद्रा और वित्त बाजार, बाहरी भुगतान, वित्त पोषण तथा ऋण पर विचार करते हुए अर्थव्यवस्थाओं के विकास का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ये सब काम करती है ये वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में, ये सब नजर आएगा। ओके फ्रेंड्स, और इसे जारी IMF करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI, देखिए फ्रेंड्स, ये जारी करता है प्रतिवर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स को।
इस इंडेक्स में उन देशों को शामिल नहीं किया जाता है जो विकास के एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां भुखमरी नगण्य मात्रा में है। किस देश में कितनी भुखमरी है, हंगर उसी बोलते हैं फ्रेंड्स, तो उसकी रिपोर्ट ये जारी करता है, लेकिन उस देश को शामिल नहीं करता जहां पर 0 हंगर है। ओके, तो ये गलत हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 पॉलिटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये अच्छा स्टेटमेंट है या फिर अच्छे केसेस हैं जिसे हम लोग पढ़ते हैं केस स्टडी के लिए। देखिए, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामला, आरसी कपूर बनाम भारतीय संघ मामला, SR बोम्मई बनाम भारत सरकार मामला, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामला और गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। सही काल अनुक्रम समझाना है फ्रेंड्स, मतलब जो सबसे पहले हुआ उसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में समझाना है, सबसे पहले से लेकर सबसे बाद तक। आइए देखते हैं, ये ऑप्शन में 1 2 5 4 3, क्या ये बात है? 1 5 2 4 3, 2 1 4 3 5, 5 1 3 4 2। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सभी को जैसा कि पता है गोलकनाथ बहुत पहले आया था, क्योंकि ये बार बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन इससे भी पहले समितियां बनी थी, उनमें से एक सज्जन सिंह समिति है। तो 1 वाला है जो ये है और ये है, तो मैंने बोला गोलकनाथ हम लोग बहुत पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अभी गोलकनाथ आ गए हैं, तो ये 1 5 हो गया, फिर आरसी कपूर है, फिर 4 है केशवानंद, और लास्ट में 3 है आरसी बोम्मई, ये सबसे लास्ट में आया था। ओके फ्रेंड्स, ये सब फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। फंडामेंटल राइट्स को संशोधित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इस पर ये केस हुए थे। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, देखिए फ्रेंड्स ये हो गया, बी नंबर है जो मैंने बताया 1 5 2 3 एंड 2 4 3। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965, 1967 में गोलकनाथ आया, आरसी कपूर 1970 में आया है, और केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, ये एक मठ के, केशवानंद भारती जो है ये एक मठ के ओनर थे फ्रेंड्स, उससे संबंधित ये केस है। SR बोम्मई बनाम भारत सरकार 1994, इन्होंने अपने मठ के लिए केस किया था, मतलब इन्होंने नहीं किया था, एक वकील आए थे, वकील ने इन्हें सलाह दी थी कि आप चुप ना बैठें, आप अपने राइट के लिए केस जरूर करें और लड़ें। वन सलाहकार समिति एवं प्रतिपूरक वनीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन सलाहकार समिति औद्योगिक गतिविधियों के लिए वनों में पेड़ों की कटाई की अनुमति पर निर्णय लेती है। वन सलाहकार समिति कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंध है। प्रतिपूरक वनीकरण का आशय आधुनिकीकरण तथा विकास के लिए काटे गए पेड़ों के स्थान पर नए पेड़ को लगाने से है। कौन सा कथन सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, 3 नंबर तो साफ पता चल रहा है, अभी सभी को यही काम कर रहे हैं, एक पेड़ अगर कटता है तो दूसरा लगाने की प्रक्रिया चालू है, तो तीसरा बिल्कुल सही है, और तीसरा देखिए सब में है भी, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़कर, तो हमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, अब ये वन सलाहकार समिति कृषि संबंधित कैसे होगा फ्रेंड्स? कृषि एवं किसान, ये गलत है, ये पर्यटन एवं पर्यावरण से संबंधित है, तो ये उस मिनिस्ट्री में आता है। ओके, तो दूसरा गलत हो गया, तो सिर्फ बचा 1 और 3। देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन सलाहकार समिति, जिसे हम लोग फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं, फाक, औद्योगिक गतिविधियों के लिए वनों में पेड़ों की कटाई की अनुमति पर निर्णय लेती है, अतः एक सही है। FAC केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु, देखिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कार्यरत है, जिसमें केंद्र के वानिकी विभाग के स्वतंत्र विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। प्रतिपूरक वनीकरण का आशय आधुनिकीकरण तथा विकास के लिए काटे गए पेड़ों के स्थान पर नए पेड़ लगाने से है, अर्थात उद्योगों द्वारा वनों के नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। जितने भी मैंने बोले, जो ऐसे कुछ अगर बनाया जा रहा पार्क है, या किसी शहर में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है, या किसी गांव में किसी क्षेत्र को डेवलप किया जा रहा है, तो वहां पर से जितने भी पेड़ या कुछ काटे जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसको दूसरी जगह स्थापित करने की बात की गई है, या उसी में किनारे किनारे आपको पेड़ भी लगाने हैं, इस तरह की बात की गई है। या एक भूमि दे दी जा रही है जहाँ पे आपको
वनीकरण करना है। इस टाइप का काम अभी चल रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 193 देशों का संगठन है, क्या यह बात है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विपो जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, विपो मीन्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में 193 देशों का संगठन है, कि ये बात है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी, कि ये बात है। वर्ष 2020 में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का थीम इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर है, क्या ये बात सही है? कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3 सभी। तो फ्रेंड्स ये तीनों बिल्कुल सही है। और इसमें जो है देखिए इसकी व्याख्या ये दी है, ये बिल्कुल सही है। विपो बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। ये सब है यहाँ पे। संपदा सेवाओं मतलब नीति, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक मंच है। यह संगठन 193 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्व वित्त पोषित एजेंसी है, अतः कथन 1 सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी, 14 जुलाई 1967। ओके फ्रेंड्स, 14 जुलाई है इसका डेट। लेकिन उस दिन विपो का वैश्विक दिवस नहीं बनाया जाता, हम लोग ये भी याद रखेंगे। ओके, कथन 2 सही है। इसका मुख्यालय देखिए जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी बिल्कुल सही है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य देखिए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा डिजाइन के महत्व का संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना है। मतलब आपने किसी चीज़ को अगर इजाद किया है, आपने उसका डेवलपमेंट किया है, तो उसकी कॉपीराइट या उस पर पेटेंट का हक आपको है, इस तरह की बातों का वो ध्यान रखता है। देखिए मैंने बोला प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को दुनिया भर में वैश्विक मतलब विपो डे मनाया जाता है फ्रेंड्स। और इसकी स्थापना कब हुई है? 14 जुलाई 1967। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं करेंगे कि 1967 14 जुलाई है उसकी स्थापना दिवस, तो उसी दिन मनाया जाता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2020 के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का थीम इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर है, ये बिल्कुल सही है। तो हर साल एक थीम रखी जाती है फ्रेंड्स इस तरह के नेशनल डे इंटरनेशनल डे पे, तो वो चीज़ भी हम लोग याद रखेंगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आप लोगों को सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें इनकरेज करें, हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला रहे हैं फ्रेंड्स। आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।